नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का नए साल पर शुभारंभ हो रहा है। सरकारी स्कूल के बच्चों को आज टैबलेट देंगे सीएम पुष्कर धामी। आज 100 छात्रों को सीएम धामी टैबलेट देंगे। 10वीं और 12वीं के छात्रों को सीएम टैबलेट देंगे। पहले फेज में देहरादून में मिलेंगे स्टूडेंट्स को टैबलेट के लिए हर स्टूडेंट को मिल रहे हैं 12,000 रुपए। जीजीआईसी राजपुर स्कूल में यह कार्यक्रम होगा। और भारती सकलानी हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। भारती, कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और क्या तैयारियां आप देख रही हैं? साथ ही साथ छात्रों में कितना उत्साह? इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद टैबलेट वितरण का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं वो टैबलेट ही आपको दिखाना चाहूंगी जो यहाँ पर बच्चों को आज मिलने वाले हैं। देहरादून में 100 बच्चों को ये टैबलेट यहाँ पर मिलेंगे। 10th और 12th क्लास के बच्चे जिनको इससे बहुत फायदा मिलने जा रहा है। अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल बच्चे इस टैबलेट के जरिए कर सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ये। और ज्यादा डिटेल हमारे साथ देने के लिए मौजूद है आर मीनाक्षी सुंदरम, जो कि सचिव हैं शिक्षा विभाग के। सर, आज बच्चों को टैबलेट मिल रहे हैं, डीबीटी के जरिए पैसा मिला है, और किस तरह की तैयारी है, डिटेल में बताएं। सारे बच्चों को अपने खाता खोला जा चुका है और खातों में पैसे भेजा जा चुके हैं और उनको टैबलेट खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं किस ब्रांड का वो खरीदना चाहते हैं। और इसमें एक सिंबॉलिक शुरुआत आज की जा रही है जिसमें देहरादून के राजपुर रोड के जीजीआईसी में 100 टैबलेट्स का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया जाएगा। इसी तरीके के कार्यक्रम पूरे 70 विधानसभाओं में एक स्कूल में रखा गया है। तो टोटल 7,000 टैबलेट का आज वितरण किया जाएगा और इसमें कुछ प्री लोडेड कंटेंट्स भी हैं और मुझे उम्मीद है कि छात्रों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अभी जब से कोविड शुरू हुआ था उसके बाद काफ़ी लॉकडाउन रहे और स्कूल्स बंद रहे। उस दौरान प्राइवेट स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखा और लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे और नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी इश्यूज थी। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से इस टैबलेट वितरण के जरिए यदि पुनः ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमारे सरकारी स्कूल के छात्रों को भी ऑनलाइन पढ़ाई का सुविधा मिल पाएगा। सर, इस पे रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की रहेंगी वो मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे मिसयूज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने इसमें क्या कुछ इनबिल्ट किया? देखिए, मिसयूज रोकने के लिए वहाँ पेरेंट्स की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और स्कूल के अंदर टीचर्स की भूमिका और घर में जाएंगे तो पेरेंट्स की भूमिका। और हर ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट के लिए यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है, लेकिन मिसयूज़ की डर की वजह से हम लोग उनको उसकी जो बेनिफिट्स है उसे वंचित नहीं कर सकते। थैंक यू सर। तो अनुपम, आपने सुना किस तरीके से जो है सचिव साहब बता रहे हैं कि आज ये टैबलेट्स बच्चों को दिए जा रहे हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं, नाम क्या है? मेरा नाम किरण है। किरण, आज टैबलेट मिलने जा रहा है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे? हम इसका पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमें इसमें कंटेंट डाल के दिया जाएगा और हमें बहुत खुशी है कि हमें पढ़ाई में अब आसानी होगी करने के लिए। और हमने अभी तक सुना था लेकिन अब आज देख भी रहे हैं, हमें बहुत खुशी है, हमें टैबलेट दिया जा रहा है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? प्रिया कश्यप। प्रिया, मुझे बताएं टैबलेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से आप करने वाली हैं और खातों में पैसे आ गए तो उसके बाद आपने खुद ये टैबलेट्स खरीदे, आज किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके से सरकार द्वारा हमको ये दिए जा रहे हैं और जिसका उपयोग हम पढ़ाई में करेंगे। पहले होता था कि बहुत से बच्चे थे जिनके पास टैबलेट्स नहीं, मतलब पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल भारती, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। भारती सकलानी हमें बता रही हैं, छात्रों से बात भी वो कर रही हैं, शिक्षा सचिव से भी उन्होंने बातचीत की, जो कि पूरी तरह से तैयार हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शुक्रवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें कई प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। कैबिनेट के बड़े फैसलों में अस्पतालों में ओपीडी का शुल्क इस साल नहीं बढ़ाया जाएगा। पुलिस ग्रेड पे के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया है। पीआरडी के मामले में भी सीएम को अधिकृत किया गया है। वृद्धा और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। महिला गेस्ट टीचरों को भी अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर ब्लॉक के एक इंटर कॉलेज में 214 योग ट्रेनर्स को आउटसोर्स कर लगाने का फैसला किया गया है। हर वर्ष 10% जो प्रिस्क्रिप्शन के जो वो फॉर्मेट था, पर्ची जिसे कहते हैं, उसकी जो वृद्धि की जाती थी, उस वृद्धि किए जाने को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसी तरह पुलिस का जो ग्रेड पे का मामला है, इसमें भी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करने का निर्णय लिया है।
एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने, मंत्रिमंडल ने वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ा के 1400, वृद्धा और विधवा पेंशन जो 1200 थी उसको 1400 करने का निर्णय लिया। कोविड के बढ़ते खतरे के बीच सीएम धामी ने कोविड वैक्सीनेशन पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई है। 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना को लेकर सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। नए कोविड केस की बात करें तो शुक्रवार को राज्य में 88 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 मरीज रिकवर हुए हैं और अब राज्य में कुल 302 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 48 केस सामने आए हैं, वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। 6 महीने बाद राज्य में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इससे पहले 6 जुलाई 2021 को उत्तराखंड में कोविड के 89 केस सामने आए थे। नए साल के पहले दिन की शुरुआत लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। देहरादून के सनातन धर्म मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। कोरोना काल में लोगों को जो परेशानियां हुई हैं उससे लोगों को मुक्ति मिले, इसी कामना के साथ लोग नए साल के पहले सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी ये कोरोना ये सब चल रहा है, इस सब से हमको मुक्ति मिल जाए, सब अपने परिवार में बहुत खुश रहे। मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैंने सोचा कि भगवान के जी के दर्शन कर ले, या कि हमारा पूरा साल भर अच्छा जाए। और ये मेरा बेटा भी अभी हुआ है, तो मैंने कहा इसको सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। उत्तरकाशी में बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। दीवार में पड़ी दरार कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने अब तक स्कूल की सुध नहीं ली। उत्तरकाशी के बारसू में 18 छात्र और शिक्षक रोज डर के साए में रहने को मजबूर है। इस पूरे विद्यालय में 2012 में भूधसाव के कारण दरारें पड़ चुकी थी, जो समय के साथ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस विद्यालय की सुध ना तो अब तक शिक्षा विभाग ने ली और ना ही जिला प्रशासन ने। पूरे विद्यालय में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इस बीच शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते विद्यालय में पढ़ने वाले 18 छात्र डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की दीवारें बहुत टूटी हुई है। हमारे जब बारिश लगती है हमको बहुत डर लगता है, इसीलिए कभी कभी हम स्कूल भी नहीं आते हैं। और कभी हम छोटे बच्चों को स्कूल नहीं आने देते। और छोटे बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते रहते हैं, कभी टूट गया तो ऐसे हो जाता है। कच्ची दीवारें यहाँ लग रखी है, टूटते हैं कभी। डर लगता है आपको? हाँ। जिला प्रशासन की माने तो उनके संज्ञान में विद्यालय की स्थिति है। उन्होंने इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। संज्ञान में है प्राथमिक विद्यालय बारसू की स्थिति, और इस क्रम में हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी उनको और वहाँ की उनके जो निर्माण इकाई है उनको भी भेजा गया है, और तत्काल उनको बताया गया कि जो भी कार्य करवाने उसका एस्टिमेट प्रस्तुत करें ताकि आगे स्कूल की रिपेयरिंग करा सके। ये तस्वीरें तब सामने आ रही है जब देश 2022 में प्रवेश कर चुका है और सवाल शिक्षा विभाग समेत पूरे सिस्टम पर लगातार बने हुए हैं। बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पे खड़ा होता है और लगातार न्यूज 18 भी खबरें दिखा रहा है किस तरह से जनपद में कई विद्यालयों के हालात खराब है और इसकी सूझ शिक्षा विभाग नहीं लेता है और जो इस बीच में जो बच्चे हैं डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। बलवीर परमार, न्यूज 18, वारसू गांव, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जहां उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का नजारा दिख रहा है, वहीं इस ठंड के दौर में भी जंगलों में आग लगी हुई है। जनपद के रवाई रेंज के जंगलों में भीषण आग लगने से वन संपदा धू-धू कर जल रही है। इससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं वन विभाग भी वनों को जलने से रोक पाने में असफल साबित हो रहा है। पहाड़ों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और लगातार बर्फबारी से तापमान भी गिर गया है। तस्वीरें 15,000 फीट पर -20 डिग्री की है, जहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बाद जोशीमठ में छतराकुंड झील जम गई है। छतराकुंड झील जमने के बाद आईटीबीपी के अधिकारी और जवान स्केटिंग के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं पर्यटक भी यहां इस झील का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के बाद औली में भी बनी आर्टिफिशियल झील का पानी जम गया है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से
चारों तरफ पानी जमना शुरू हो गया है। झील का पानी अब बर्फ का आकार ले चुका है। चमोली से खबर है, यहां पर जोशीमठ में बर्फबारी के बाद औली रूट पर रोड बंद हो गई थी। रोड पर बर्फ गिरने से खासी फिसलन हो गई थी, जिससे गाड़ियों को दिक्कत हो रही थी। यहां तक कि आईटीबीपी और सेना की गाड़ियां भी रास्ते में फंसी हुई थीं। इसके बाद जोशीमठ के एसडीएम कुमकुम जोशी ने तुरंत ही सड़क पर नमक के छिड़काव के आदेश दिए और बर्फ साफ करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन भी हरकत में आया और सड़क पर बर्फ का छिड़काव किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट और बर्फबारी की संभावना के चलते टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्यान्न पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और अभी तक घनसाली और प्रतापनगर के सीमांत क्षेत्रों में गोदामों में सरकारी राशन नहीं पहुंचने के चलते लोगों को राशन नहीं मिल पाया है। वहीं मामले में एडीएम का कहना है कि बर्फबारी की दृष्टि से संवेदनशील सीमांत क्षेत्रों के लिए अलग से डिमांड की गई है और जल्द ही राशन गोदामों तक पहुंचा दिया जाएगा। नैनीताल के जोलीकोट गांजा गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने गांव के पास पिंजरा लगाया था और 2 महीनों से लेपर्ड आबादी में घूम रहा था। रात में लेपर्ड पकड़े जाने के बाद सुबह वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद लेपर्ड को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। आपको बता दें कि नैनीताल की मनोरा रेंज में लेपर्ड का आतंक है। पिछले अक्टूबर और नवंबर में अलग अलग घटनाओं में लेपर्ड ने 2 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद से इलाके में खौफ है। कल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरक सिंह का कहना है कि वो बीजेपी को न छोड़ने का वचन दे चुके हैं, लेकिन वचन के साथ हरक सिंह रावत ने एक शर्त भी जोड़ी है। कभी इस्तीफे की धमकी, कभी सीट बदलने की बात और कभी पुराने मुख्यमंत्रियों से नाराजगी। बीते कुछ महीनों में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की इसी बात को लेकर चर्चा रही है और इसी बात ने राजनीति में इस चर्चा को जन्म दिया कि हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन अब इस सवाल और चर्चा पर हरक सिंह रावत ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उनका कहना है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं को बीजेपी में बने रहने का वचन दे चुके हैं और ये बात वो पार्टी के टॉप नेताओं से कह चुके हैं, पर वचन की एक शर्त भी है। मैं वचन का बहुत पक्का हूँ। मैंने अमित शाह जी से बातचीत हुई है, नड्डा जी से बातचीत हुई है, धामी से बातचीत हुई है और मैंने प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं नहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। अब इसमें चाहे नया डूबे चाहे नया आगे बढ़े। ये बात कब हुई है सर? नहीं, मेरी बात हुई है और मैं जब तक कोई ऐसी परिस्थिति न खड़ी हो जाए कि जब मुझे अपना वचन तोड़ना पड़े। तो सवाल है कि हरक सिंह रावत आखिर किन हालात की बात कर रहे हैं? 2022 में अपने मन मुताबिक सीट मिलने की या फिर अपने करीबियों को टिकट दिलवाने की? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या हरक सिंह रावत के वचन का सम्मान रखने के लिए बीजेपी हालात नहीं बिगड़ने देगी? वहीं कांग्रेस का कहना है कि उनके पुराने नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो बीजेपी में कंफर्टेबल नहीं है। सिंह जी की क्या बात हुई क्या नहीं हुई अभी तो हरक सिंह जी बता पाएंगे और मैं समझता हूं कि वो अपने आप को भाजपा में सहज नहीं पा रहे हैं, इतना मैं पुरजोर तरीके से कह सकता हूं। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने का मैसेज बीजेपी के लिए ठीक नहीं रहा। ऐसे में जिस वचन की बात हरक सिंह रावत ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से की है, उस वचन ने साल 2021 के आखिरी दिन बीजेपी की टेंशन जरूर कम की है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में रायपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी संगठन में मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। रायपुर सीट के पार्टी वर्कर्स ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्रदेश संगठन के खिलाफ प्रदर्शन कर धरना दिया। आक्रोशित पार्टी वर्कर्स का कहना था कि विधायक के कहने पर पार्टी नेतृत्व में बिना राय मशवरा किए विधानसभा के 3 में से 2 मंडलों में अध्यक्ष होने के बावजूद अचानक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए। उनका कहना था कि विधायक काऊ अपना पैरेलल संगठन चला रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए दोनों लोग भी कांग्रेस से आए हुए उनके कार्यकर्ता हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर देहरादून के दौरे पर आएंगे। 3 जनवरी को केजरीवाल दून पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। गोपाल राय ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उसमें अगले 45 दिनों की रणनीति पर बात हुई। आम आदमी पार्टी 11,000 बूथों पर 3 लाख से ज्यादा नव परिवर्तन प्रमुख तैनात करने की तैयारी कर रही है। ये हैं इन बैठकों के द्वारा कि 45 दिनों में अब इस अभियान को तेज करने के लिए 3 जनवरी को देहरादून में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की नव परिवर्तन रैली हम करने जा रहे हैं, जो परेड ग्राउंड मैदान में होगी। हरीश रावत द्वारा प्रदेश में अवैध खनन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने पलटवार किया है। रुद्रपुर पहुंचे अजय भट्ट ने कहा कि हरीश रावत ने सीएम रहते हुए पूरे प्रदेश को खनन में बेच दिया था और आज बेवजह आरोप लग रहे हैं। सीएम धामी ने खनन पर सख्ती लगा रखी है। यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है तो बताएं। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, जिन्होंने सारा प्रदेश को उस समय खनन में बेच डाला, वो आज कैसे आरोप लगा रहे हैं? कहाँ पर हो रहा है? आप आगे आए ना, कहीं पर हो रहा है तो। मुख्यमंत्री जी ने बहुत शक्ति करी हुई है इस समय और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने पिथौरागढ़ सहकारी बैंक में हो रही भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सहकारी बैंक में विभिन्न पदों में हो रही भर्तियों में खुलेआम करप्शन हो रहा है। इससे नाराज कांग्रेस वर्कर ने सरकार का पुतला जलाया। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हो रही धांधली को रोका नहीं गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सहकारिता विभाग में कई रिक्तियां निकली थी, जिनको लेकर बेरोजगार नौजवानों ने पिथौरागढ़ में अपना पर्चा भरा था। उन्होंने साक्षात्कार भी दिया है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, यह साफ साफ हो रहा है कि इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा ले रहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए युवा संवाद शुरू किया गया है। सीएम के विशेष कार्य अधिकारी राजू बिष्ट उत्तराखंड के सभी जिलों में युवा संवाद आयोजित कर रहे हैं। कोट योगी संस्थान पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और आईटीआई के चयनित छात्रों को फ्री में ट्रेनिंग देगा। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने पर उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार भी मुहैया कराएगा। बिष्ट ने बताया कि युवा संवाद के तहत अब तक राज्य के 8 जिलों में 15,000 से अधिक युवाओं को जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर ये जितना भी कोर्स होगा हमारे उत्तराखंड के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। और ये हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड में 8 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं और करीबन 12 से 15,000 बच्चों से डायरेक्ट संवाद कर लिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बनबसा में भारत और नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में चंपावत और उधम सिंह नगर के डीएम, एसएसपी, एसपी, एसडीएम सहित नेपाल के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में दोनों देशों की बॉर्डर से जुड़े मुद्दों के अलावा कोविड, तस्करी सहित सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में बातचीत हुई। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले चुनाव के दौरान नेपाल के अधिकारियों ने सहयोग देने की बात कही है। हमारे बैठकें होती रहती हैं, तो जो हमारे विषय रहते हैं उन पर चर्चा की गई। तो उसके अतिरिक्त कोविड की क्या स्थिति है, उनके यहाँ क्या स्थिति है, हमारे यहाँ क्या स्थिति है, उस पर कुछ बातें की गई। कुछ हमारे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सहयोग की अपेक्षा की गई, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जो सहयोग उनके द्वारा दिया जाना चाहिए वो उनके द्वारा दिया जाएगा। इंडिया का उत्तराखंड का चुनाव होने वाला है। वो चुनाव के लिए नेपाल की तरफ से भी बहुत अच्छा से सहयोग करने का वादा किया है। ये अनाधिकृत गतिविधि न होने के लिए जो गतिविधि होना चाहिए वो गतिविधि नेपाल की तरफ से भी होगा। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। सीएम धामी का हरिद्वार का दौरा है। कनकला आश्रम जाएंगे सीएम। आचार्य महामंडलेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैलाशानंद गिरी का प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह है। जगत गुरु आश्रम में समारोह होगा। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं कैलाशानंद गिरी। तो हरिद्वार के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जगत गुरु आश्रम में समारोह में शरीक होंगे।
और आइए अब देखते हैं टॉप 10।